हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियो जोन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने यह देखा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया था। इस वीडियो में हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 पढ़ेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट था, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, इस रिवोल्ट ने पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को हिलाकर रख दिया था। इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रूल को इंडिया में और मजबूत करने के लिए कई नए तरह के कानून लाए। उस रिवोल्ट ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास दिलाया कि इंडिया को सिर्फ एक कंपनी के जरिए चलाना अब संभव नहीं है। इसीलिए 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। लेकिन 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसके बाद भी गवर्नेंस सिस्टम में जो थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेन प्रॉब्लम थी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। गवर्नर्स और वाइसरॉय के पास पावर जो थी वो बहुत ही ज्यादा थी, और इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेशन में ऑलमोस्ट कोई रोल नहीं था। ओके, अब हम लोग इसके प्रोविजंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इस एक्ट के तहत वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इंक्लूड किया गया। यह पहली बार हुआ कि इंडियंस को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में एंट्री दी गई, ऑल्दो वो एंट्री जो थी वो एक लिमिटेड थी। काउंसिल में 6 से 12 मेंबर्स हो सकते थे, जिसमें से कुछ ब्रिटिश और कुछ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते थे। यह मेंबर्स सिर्फ लॉ बनाने के काम में पार्टिसिपेट कर सकते थे, यानी कि सिर्फ लेजिस्लेटिव वर्क में ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, एग्जीक्यूटिव में नहीं। दूसरी प्रोविजन थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसराय के अलावा कुछ ऑफिशियल मेंबर्स और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स शामिल थे। ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे? तो ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो थे ऑफिशियल मेंबर्स, एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ठीक है, वाइसराय के पास यह वीटो था, मतलब अगर उन्हें कोई बिल पसंद नहीं आया तो वो उस बिल को सीधा रिजेक्ट कर सकते थे। काउंसिल का काम क्या था? काउंसिल का काम मेनली था डिस्कशन और लॉ मेकिंग। वहीं तक काउंसिल का काम जो था वो सीमित था। उन्हें बजट या फाइनेंशियल मैटर्स में अधिक अधिकार नहीं दिए गए थे। ओके, थर्ड प्रोविजन थी कि लॉर्ड कैनिंग, जो उस वक्त के वाइसरॉय थे, उन्होंने इस एक्ट के तहत पहली बार इंडियंस को काउंसिल में नॉमिनेट किया। किन किन को नॉमिनेट किया गया? किंग ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सरदिनकर राव। यह तीनों जो थे, ये सब हाई क्लास इंडियंस थे, एलिट इंडियंस थे, जिससे ब्रिटिश को लगा कि उनकी लॉयलिटी जो है उनके साथ बनी रहेगी। इस एक्ट के तहत 1833 के एक्ट के बाद जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ली गई थी, उन्हें फिर से कुछ हद तक वापस कर दी गई। इससे प्रोविंसेस अपने लोकल मैटर्स जैसे कि पुलिस, लोकल रोड्स, सैनिटेशन के लिए अपने खुद के लॉज और रेगुलेशंस बना सकते थे। यह एक इंपॉर्टेंट स्टेप था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। ठीक है, पांचवी प्रोविजन थी कि इस एक्ट के तहत वाइसरॉय को यह पावर दी गई थी कि वो रूल्स बना सकते थे लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए। वो किसी भी टाइम काउंसिल को समन या डिसॉल्व कर सकते थे, और उनके पास फाइनल डिसीजन का अधिकार हमेशा था। इस एक्ट ने गवर्नर को यह अधिकार दिया कि वो अगर चाहे तो बंगाल, पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में उसमें भी अलग अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश कर सकते हैं। यह प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के एक्सपेंशन का पहला स्टेप था। ओके,
इसके हम सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं, इस एक्ट के सिग्निफिकेंस के बारे में। ऐसा पहली बार हुआ कि इंडियंस को ब्रिटिश लॉ मेकिंग प्रोसेस में का हिस्सा बना। भले ही उनका रोल जो था वो सिंबॉलिक था, बहुत ही लिमिटेड था, लेकिन यह एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में। इस एक्ट ने यह प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया कि लॉ मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अलग अलग होने चाहिए। तीसरी जो सिग्निफिकेंस थी वह थी कि प्रोविंसेस को कुछ इंडिपेंडेंस मिलने लगा, जिससे फ्यूचर में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कंसेप्ट आया। ठीक है, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियो में हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1800 एंड सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हम भी ऐसे कंटेंट जो है रेगुलर बेसिस पे बनाते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।